मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग संधि से संबंधित बातों को करने चल रहे हैं। पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनमें संधि के तहत स्वर संधि को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में जो होगा वो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों को हम लोग समाप्त करेंगे तथा इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें संधि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल पे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए व्यंजन संधि होता क्या है। वी धन अंजन से मिलके बना होता है व्यंजन। ओके, और व्यंजन संधि काम किसका करता है? व्यंजन संधि काम करता है दो वर्णों को तो जोड़ता है यहाँ पे, लेकिन ये वर्ण आपस में जुड़ते कैसे हैं? अब चूंकि संधि का काम ही क्या है, दो सन्निकट वर्णों को जोड़ना, तो यहाँ भी वर्ण तो जुड़ते हैं, लेकिन कैसे वर्ण जुड़ते हैं? तो एक शब्द के लास्ट में व्यंजन वर्ण होता है और दूसरे शब्द के फर्स्ट में क्या होता है? या तो स्वर वर्ण होता है या तो व्यंजन वर्ण होता है। तो दोनों ही केस में जो संधि बनती है उसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। देखिए यहाँ लिखा भी है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, पहले शब्द का पहला शब्द और इसका अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन हो, और दूसरे शब्द के आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में क्या हो? व्यंजन हो या फिर स्वर वर्ण हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्वर वर्ण है, यहाँ पे क्या है? व्यंजन वर्ण है। दिख रहा है ना? तो व्यंजन वर्ण हो या फिर स्वर वर्ण हो, तो इनके मेल से जो संधि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहला शब्द और आखिरी वर्ण क्या है? च है। च क्या है आपका यहाँ पे? च जो है ये व्यंजन है। ठीक है, इस व्यंजन का मेल किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। अब व्यंजन का मेल स्वर से होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, पहले शब्द के आखिरी में हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? व्यंजन रहेगा, तभी व्यंजन संधि होगा। अगर इस व्यंजन की जगह विसर्ग या स्वर आ गया तो वहाँ पे व्यंजन संधि नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? व्यंजन मिला, और व्यंजन के ठीक बाद आपको क्या मिलता है? स्वर मिलता है। तो जैसे ही दोनों का मेल होगा तो जिस संधि का निर्माण होगा उसी को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। अब जैसे हमने लिखा अच प्लस अंत, तो अच में ये व्यंजन और ये स्वर। अब नियम जो है वो कई तरह के नियम हैं जिनके तहत ये संधि बनती है। तो इस संधि को अभी हम नहीं बताएंगे कि कैसे बना और क्या इसमें क्रियाविधि हुई है। फिलहाल बस इतना समझिए कि एक वो शब्द का आखिरी वर्ण अगर व्यंजन है और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में अगर स्वर है तो कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। एक शब्द के अगर आखिरी में क्या है? व्यंजन है, और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में क्या है? अगर स्वर है, तब भी कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। सेम वही काम यहाँ भी, व्यंजन और स्वर दोनों मिले हैं तो क्या बनाए हैं? व्यंजन संधि। वहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, मतलब दोनों तरफ अगर व्यंजन है तब भी कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन और कुछ इससे संबंधित उदाहरण। चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। तो व्यंजन संधि से पहले जब हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे होंगे ना, जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। तो जो स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 5 भेद हुए थे। ठीक है, स्वर के अगर हम भेद की बात करें तो कितने भेद हुए थे स्वर के? 5 भेद हुए थे, जिनमें से एक का नाम था दीर्घ स्वर संधि, एक का नाम था गुण स्वर संधि, एक का नाम था वृद्धि स्वर संधि, एक का नाम था यण स्वर संधि, और एक का नाम क्या था? अयादि स्वर संधि। ओके, लेकिन जब भी आप व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ेंगे ना, तो यहाँ कभी भी स्वर के भेद की तरह यहाँ भेद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ना तो व्यंजन में ना तो विसर्ग में, जबकि दोनों में क्या देखने को मिलेंगे आपको? दोनों में भेद की जगह आपको नियम देखने को मिलेंगे। ओके, तो जितने भी व्यंजन और विसर्ग में हम बातचीत करेंगे, जितने भी उदाहरण की, वो सभी किसी न किसी नियम पे आधारित होंगे, न कि भेद पे। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए। नियम नंबर पहले को हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलिए, नियम नंबर पहला क्या कह रहा है? नियम नंबर पहला काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है और कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है और आगे भी आपसे पूछेगा भी, तो ये मोस्ट है। लिखता क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का
किस में परिवर्तन होना है? तीसरे वर्ण में। वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? जैसे क वर्ग है ना, तो क, ख, ग, घ, अंग। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कह रहा है नियम कि वर्ग का जो पहला वर्ण है, कोई भी वर्ग हो जाए, ठीक है, क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, इस पहले वर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पहले वर्ण का परिवर्तन किस में होगा? तीसरे वर्ण में होगा। अब ये कैसे होगा, ये आगे आपको नियम बता रहा है। नियम क्या कह रहा है? किसी वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से? क, च, ट, त, प का मेल, ठीक है, किसी स्वर से हो जाए, किसी स्वर वर्ण से हो जाए, या फिर वर्ग के किससे हो जाए? वर्ग के किसी भी तीसरे वर्ण से हो जाए, या फिर वर्ग के किससे हो जाए? किसी भी चौथे वर्ण से हो जाए, या फिर य, र, ल, व, इनमें से किसी से हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में जो ये फर्स्ट वर्ण है ना, प्रथम वर्ण है, ये अपने का ही तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क का अगर हम तीसरा निकालें तो क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। च का अगर हम तीसरा निकालें तो च, छ, ज हो जाएगा। अगर हम ट का निकालें तीसरा तो ड हो जाएगा। त का तीसरा निकालें द हो जाएगा, और प का तीसरा निकालें तो ब हो जाएगा। ठीक है, यही नियम आपको कह रहा है। ठीक, फिर से समझिए इसको, जो लोग नहीं समझ पाए इसको फिर से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ नीचे हमने स्पष्ट भी कर दिया है आपके लिए ही। लिखा क्या है? लिखता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, समझ गए हैं, क, च, ट, त, प, इसका मेल क्या हो जाए? किसी भी स्वर वर्ण से हो जाए। ठीक है, अब व्यंजन है तो स्वर की तो बात होगी, या फिर किसी भी तीसरे वर्ण से हो जाए, या फिर चौथे वर्ण से हो जाए, या फिर अंतस्थ से हो जाए। अंतस्थ मतलब क्या? य, र, ल, व। ठीक है, तो ये जो पहला है ना, ये अपना ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? तीसरे में। जैसे क वर्ग है ना, तो क किस में बदल गया? ग में बदल गया, तीसरे में बदल गया। ठीक है, चलिए अब एक एक वर्ग का एक एक उदाहरण देखते हैं। आप सभी को बिल्कुल आनंद आएगा, क्योंकि एक एक वर्ग को अलग अलग तोड़ के हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पहले वर्ग के लास्ट में क्या आया? क आया। ठीक है, ये व्यंजन है, मतलब पहला वर्ण। इसका मेल किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही पहले का मेल स्वर से हुआ, पहला बदलेगा किस में? तीसरे में। तो क जो है, क का तीसरा क्या होगा? ग। अब देखिए ग का मेल किससे हो रहा है? ई से हो रहा है। तो ग का मेल जब ई से होगा तो ये बनेगा क्या? गी बन जाएगा ना। आगे इसके क्या था? वा था, और पीछे क्या था? पीछे आपका स था। जब तीनों मिला देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा आपका? वागीश हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए। नेक्स्ट उदाहरण समझते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट उदाहरण कह रहा है दिक धन दर्शन। दिक यहाँ पे क्या है? व्यंजन है, इसका मेल किससे हो गया? व्यंजन से हो गया। ये क जो है ये क्या है? पहला है, और द जो है ये कौन सा है? चौथा है। त वर्ग का चौथा, त, थ, द, सॉरी तीसरा। ठीक है, यहाँ पे त वर्ग का क्या है आपका? तीसरा है। ठीक है, तीसरा है। अब पहले का मेल तीसरे से हो रहा है, तो पहला किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही के तीसरे में। तो क का तीसरा क्या होगा? ग हो जाएगा। अब देखिए ग के बाद क्या है? द है, तो दोनों मिलेंगे तो, लेकिन स्वर व्यंजन नहीं है बल्कि दोनों व्यंजन ही हैं, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे। ओके, आगे क्या बचा है? दी बचा है, पीछे क्या बचा है? शन बचा है। ठीक है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दिग्दर्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह आपको करना है किसको किसको? इसी तरह करना है दिगंबर को। दिक धन अंबर, दिगंबर हो गया। इसी तरह वाक धन जाल, वाक जाल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम च वर्ग की बात करें तो देखिए च का तीसरा क्या होता है? ज होता है। च का तीसरा क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। च, छ, ज। ठीक है ना, इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला? च वर्ग मिला, मतलब पहला, और पहले का मेल किससे हो गया?
स्वर से हो गया। नियम कह रहा है ना, यदि पहले का मेल किससे हो जाए, स्वर से हो जाए, तो पहला अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तो ज च का तीसरा ज। अब यहाँ पे जहाँ भी च रहेगा वहाँ पे हमको क्या रख देना है, ज रख देना है। तो देखिए ये क्या बन गया, अजंत बन गया। च था ना, फिर स्वर से तो क्या बन गया, च का ज, आजादी हो गया। क्लियर। अब देखिए ट वर्ग की बात करें अगर हम, तो ट का फिर से तीसरा, ट ठ ड, तीसरा हो गया ना। अब जैसे ही यहाँ पे आपको ट ट मिलता जाएगा, सबकी जगह पे आपको क्या रख देना है, ड ड रख देना है। ठीक है, तो ट का मेल किससे हो गया, स्वर से हो गया, ट किस में बदल जाएगा, ड में। तो बन गया क्या, षडानन बन गया। ठीक है, षड धन दर्शन क्या हो जाएगा, षड दर्शन हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह त है, तो त का तीसरा क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ त रहेगा वहाँ वहाँ आपको क्या मिलेगा, द मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नियम। ठीक है, सबके नीचे हलंत रहेगा तभी व्यंजन मानेंगे। ठीक, ये टाइप का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, तो भगवत धन भजन है, तो भगवत त के बाद आपको क्या मिला, भ। ठीक है, प फ ब ब, चौथा वर्ण है ना। तो पहले के बाद चौथा मिला, तो पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। और जब तीसरे में बदलेगा तो त का तीसरा क्या होगा, द। तो यहाँ पे क्या हो गया, भगवद भजन। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, भगवद भजन, भगवत भजन। ओके। उसी तरह सत धन भावना क्या हो गया, सद्भावना हो गया। जगत प्लस गुरु, जगत गुरु हो गया। और उत धन घाटन, उद्घाटन हो गया। कितना इजी है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाने के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, लेकिन बिना समझाए छोड़ेंगे नहीं आपको। चलिए आगे देखिए, आगे हम देखते हैं प वर्ग। ठीक है, प वर्ग को देखते हैं अगर, तो प वर्ग क्या कह रहा है कि हम अपने के तीसरे में बदलेंगे, मतलब ब में बदल जाएंगे। जैसे अप धन ज मिल के क्या हो गया, अब्ज हो गया। जहाँ जहाँ प है वहाँ ब। अप धन द मिल के क्या हो गया, अब्द हो गया। सुप धन अंत मिल के क्या हो गया, शुभंत हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ ब आधा है, यहाँ ब पूरा है। इसका क्या कारण है, तो यहाँ ब इसलिए आधा है क्योंकि प के बाद, ठीक है, अप धन ब, मतलब प जब ब में बदलेगा तो ब के बाद आपको क्या मिल रहा है, ज मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इस तरह लिखेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ब के बाद आपको क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ब क्या हो गया है, पूरा हो गया है यहाँ पे। ठीक, ये अंतर है दोनों में। चलिए, ये था नियम नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नियम नंबर सेकंड की तरफ। नियम नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ये भी लाजवाब नियम है। नियम नंबर दूसरा कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन किस में कर दीजिए, पांचवें वर्ण में कर दीजिए। लेकिन कब, जब प्रथम वर्ण मिले किससे, न या म से, तब। ठीक है, मतलब किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अगर न या म से मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए क के बाद न या म आ रहा है, ठीक है ना, तो न या म आ रहा है तो क किस में बदल जाएगा, अपने पंचमाक्षर में, पांचवें वर्ण में, अर्थात अंग में बदल जाएगा। ठीक है, च है तो च किस में बदल जाएगा, च के बाद अगर न या म आ रहा है तो च किस में बदल जाएगा, इया में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारे बदलते चले जाएंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, जैसे उत धन नति है, ठीक है ना, हलंत लगाते चलिएगा, ये टाइप मिस्टेक है। उत धन नति है, ठीक है, त के बाद आपको क्या मिल गया, त पहला है ना, पहला है, और त के ठीक बाद आपको क्या मिला, न मिला। त किस में बदल जाएगा, अपने ही पंचमाक्षर में। तो त का पंचमाक्षर क्या होता है, न होता है। ठीक है, पांचवा वर्ण क्या होगा, त का न होगा, और आधा होगा क्योंकि इसके नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है। ठीक है, तो जब हलंत लगा है तो यहाँ जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उ न ती, अर्थात क्या हो जाएगा, ये उन्नति हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये था नियम नंबर दूसरा। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सतधन मार्ग क्या हो जाएगा, त का न में परिवर्तित, सन्मार्ग। सतधन मति क्या हो जाएगा, सन्मति। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। सतधन मार्ग, सन्मार्ग। ठीक है, और पतधन नाग मिलके, पतधन नग मिलके क्या हो जाएगा, पन्नग हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये पर्यायवाची होता है सर्व का। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नियम नंबर तीसरे की तरफ। और नियम नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है। नियम नंबर तीसरा कहता है कि यदि म का मेल
स्पर्श व्यंजन किससे है? क से लेके म तक में किसी से भी हो जाए तो म उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? पंचमाक्षर हो जाएगा। ठीक है, म की बात कर रहा है। म मिला किससे? ध से। ठीक है, ध जो है ये क से लेके म के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये म यहाँ मिला इनसे, म बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, तो म का पंचमाक्षर क्या होता है? न होता है। ठीक है, अब इस न को हम कैसे लिखते हैं? जैसे संधि लिखेंगे ना, तो संधि हम ऐसे भी लिखते हैं और संधि हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुस्वार है ये किसका काम कर रहा है? यहाँ म का काम कर रहा है। ठीक है, और म के साथ साथ जब संधि विच्छेद हो रहा है तो यही म किस में बदल जा रहा है? न में। अर्थात ये अनुस्वार अपने ठीक बाद वाले के किस में रहेगा? पंचमाक्षर में रहेगा। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे सम धन गति है तो म जो है ये ग के पंचमाक्षर में रहेगा, मतलब संगति। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संगति। क्लियर? उसी तरह गम धन गा, गंगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा को। ठीक है, सम धन कलन, संकलन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संकलन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। परम धन तु, परंतु हो गया। सम धन जय, संजय हो गया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, संजय। ठीक है ना? तो नियम नंबर तीसरा यही कह रहा है कि माँ का मेल यदि किसी भी क से लेके माँ तक के वर्ण के बीच में हो रहा है तो आप क्या करिए? म को उसी के पंचमाक्षर में बदल दीजिए। ये नियम नंबर तीसरा कह रहा है। अब देखिए नियम नंबर चौथा क्या कह रहा है। नियम नंबर चौथा कह रहा है कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए। ठीक है, चलिए नियम नंबर चौथा है ही नहीं यहाँ पे, नियम नंबर पाँचवा। ठीक है, नियम नंबर 5 में एक बात हो रही है, यदि म का मेल स्पर्श के अतिरिक्त, स्पर्श मतलब क से म के अतिरिक्त, इनको हटा दीजिए, इनकी जगह क्या आ जाए? अगर अंतस्थ आ जाए या उष्म आ जाए तो क्या करेंगे? म को बदल देंगे किस में? अनुस्वार में। बस काम खत्म, कुछ का नहीं करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? फिर से सुनिए, यदि म के बाद अंतस्थ आए या उष्म आए तो म को किस में बदल देना है? अनुस्वार में बदल देना है। जैसे समधन विधान, म के बाद व आया, म बदल गया किस में? अनुस्वार में, संविधान। समधन योग, संयोग, अनुस्वार में। समधन हार, ह आया ना? ठीक है, तो किस में बदल देंगे? संहार में, अनुस्वार में। समधन सार, संसार, दिख रहा है? अनुस्वार। समधन लाभ, संलाप, अनुस्वार। समधन रक्षक, संरक्षक, सब पे अनुस्वार लग गया। ठीक है, कब? जब म के ठीक बाद क्या आ जाए? या तो अंतस्थ और या तो आपका क्या आ जाए? उष्म में से कोई एक वर्ण आ जाए। ठीक है, ये नियम नंबर 5वां था। नियम नंबर 6वें की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 6वां क्या कह रहा है? नियम नंबर 6वां कह रहा है कि यदि म के बाद म आए तो भैया कोई परिवर्तन मत करना। ठीक है, जैसे दित तो पढ़ते हैं आप ना, वैसे ही ये नियम है। समधनमान, म के बाद म आया, लिख दो सम्मान। समधनमति, म के बाद म आया ना, दोनों में से किसी को मत हटाइए, दोनों को एट इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप समधनमति लिखें तो क्या हो गया? ये सम्मति हो गया। क्लियर? तो ये आपका नियम नंबर 6 था। चलिए नियम नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नियम नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 7 कह रहा है कि त संबंधित नियम। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मोस्ट लगा लीजिएगा, ये भी मोस्ट है। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या कह रहा है? यदि त के बाद क्या आ जाए? च या छ में से कुछ हो जाए तो त को बदल दीजिए किसमें? च में। एकदम सिंपल नियम है। ठीक है, फिर से सुनिए, त के बाद यदि च या छ दिख जाए त बदल दीजिए किसमें? च में, और कुछ करना ही नहीं है। देखिए त के बाद आपको क्या दिखा? च, त बदलेगा किसमें? च में, दिख गया? उत्धन चारण, उच्चारण। त के बाद दिखा क्या? च, त बदलेगा किसमें? च में। सत धन चित, सचित। त के बाद आपको क्या दिखा? च, त बदलेगा किसमें? च में, सच्चरित। सत धन चरित, सच्चरित। जगत प्लस छाया, त के बाद क्या मिला? छ मिला, त बदल दीजिए च में, क्या हो गया? जगत छाया हो गया। ओके, तो नियम नंबर 7 का ये पहला नियम था। दूसरा नियम इसका देखिएगा, लिखता है यदि त या द के बाद क्या मिल जाए?
ज मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ही ज आपको मिलेगा आप क्या करिए, त या द को किस में बदल दीजिए, ज में बदल दीजिए। मतलब त संबंधित नियम ये याद रखिए कि त के बाद जो वर्ण मिल रहा है त उसी में बदलेगा, बस मोटा मोटी इतना याद रखिए दिमाग में। देखिए सत धन जन, त के बाद ज मिला ना, त किस में बदल गया, ज में, ठीक है, सज्जन। सत धन ज्वल, सॉरी उत धन ज्वल, त के बाद ज मिला, किस में बदल गया, ज में, उज्ज्वल हो गया। जगत प्लस जननी, त के बाद ज मिला, ज में परिवर्तित, जगत जननी। विपद धन जाल, द के बाद ज मिला, विपद जाल हो गया। क्लियर। नियम नंबर तीसरा, यदि त का मेल किससे हो जाए, ट या ड से हो जाए, तो त को भी बदल दीजिए किस में, ट या ड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत धन टीका, त के बाद ट, त बदल जाएगा किस में, ट में, क्या हो जाएगा, सट्टिका। सत धन टीका क्या हो जाएगा, सट्टिका। उत धन डयन, उड्डयन, ठीक है। त के बाद क्या मिल गया आपको, ड मिल गया, त बदल दीजिए किस में, ड में, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, ड, और आगे क्या है उ, पीछे क्या है यन, ठीक है। तो मिलके हो गया उड्डयन। क्लियर। नियम नंबर 4 लिखता है, यदि त के बाद क्या आ जाए, ल आ जाए, तो त भी किस में बदल जाएगा, ल में। जैसे उत धन लेख, त के बाद ल मिला, बदल दीजिए ल में, उल्लेख। उत धन लंघन, उल्लंघन, और तत धन लीन, तल्लीन। दिख रहा है ना। तो ये है नियम, त जिसके साथ मिलेगा उसी में बदल जाएगा। जैसे आप लोग हैं ना, जिसके साथ मिलते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, ठीक है, वैसा ही आपका त भी है। नियम नंबर 5, त कह रहा है कि यदि हम ह से मिलेंगे तो रुक जाइए, क्या होगा, त के स्थान पे द और ह के स्थान पे क्या कर दीजिए, ध कर दीजिए। नहीं समझे हैं, फिर से समझिए। यदि त के बाद ह मिला, ठीक है, तो त के स्थान पे द, अब चूंकि त आधा तो द भी आधा, और ह पूरा तो ध भी क्या, पूरा, ठीक है। जैसे उत धन हार, त के बाद ह मिला ना, आप क्या कर दीजिए, उद्धार। त किस में, द में बदल गया, और ह किस में, ध में बदल गया। तो कैसे लिखेंगे उद्धार को, ऐसे लिखेंगे उद्धार, देखा, या फिर कैसे लिख देंगे, उद्धार, ऐसे लिख देंगे। क्लियर। तत धन हित क्या हो जाएगा, तद्धित। उत धन हत, उद्धत हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये त संबंधित नियम था जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया आपका, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये नियम आप रिवीजन में रखिएगा ताकि क्वेश्चन आपके गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं, और अगला नियम जो होगा वो होगा आपका छठवां नियम। छठवां नियम देखिए क्या कह रहा है। छठवां नियम कह रहा है कि यदि त के बाद स आ जाए तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा, च, और श के स्थान पे क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, ठीक है। जैसे उत धन श्वास मिलके क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया, ठीक। तो ये नियम बहुत ज़्यादा नहीं है ध्यान देने लायक, इसको आप स्किप करिए। यहाँ देखिए नियम नंबर 8 देखिए, सीधे क्या कह रहा है, यदि स के बाद त आए तो त के स्थान पे क्या कर दीजिए, ट कर दीजिए, ठीक है। किसके स्थान पे, त के स्थान पे, स के स्थान पे नहीं, स आधा रहेगा। कस धन त, त किस में बदल गया, ट में, बस कुछ करना नहीं है, क्या हो गया, कष्ट। आकृष्ट धन त, त किस में बदल गया, ट में, क्या हो गया, आकृष्ट। देखा। नियम नंबर 9 कह रहा है कि यदि ई, री, र और श इनके बाद क्या मिल जाए, न, ठीक है, तो न का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाता है परिवर्तित। सीधे सीधे समझिए कि जहाँ जहाँ ड़ रहेगा उसको तोड़ेंगे तो न लिख देंगे, ठीक है, और जहाँ जहाँ जोड़ेंगे वहाँ ड़ लिख देंगे। जैसे विश्व धन नु तो क्या हो जाएगा, विष्णु। भूष धन अन तो क्या हो जाएगा, भूषण। परिधन नाम क्या हो जाएगा, परिणाम। और प्रधन मान क्या हो जाएगा, प्रमाण। राम धन अयन, रामायण, ये दीर्घ का उदाहरण होगा, ठीक है। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन नियम यहाँ का काम करेगा, किसका, न वाला। न बदल रहा है किसमें, ड़ में, ठीक है। उसी के साथ लास्ट है नियम, कहता है कि यदि छ के पहले कोई भी स्वर आए तो छ के पहले हमको क्या कर देना है, च लगा देना है। जैसे अनुधन छेद मिलके क्या हो जाएगा, अनुच्छेद।
ठीक है, परिधन छेद मिलके परिच्छेद, स्वधन छंद मिलके स्वच्छंद हो जाएगा, स्व आधा च छंद, ठीक है, स्वच्छंद। ये नियम नंबर आपको 10 कह रहा है। इसी के साथ आपका व्यंजन संधि जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, चलते हैं अब सीधे विसर्ग संधि की तरफ। देखिए विसर्ग संधि क्या कह रहा है आपसे, बहुत कुछ कह रहा है विसर्ग संधि आपसे। क्या क्या कह रहा है, बहुत कुछ। होता क्या है पहले विसर्ग संधि समझिए तो, जैसे स्वर संधि में आपने देखा कि भेद हुए थे ना, ठीक है, स्वर का मेल किससे हुआ था, स्वर से हुआ था, तो कौन सी संधि बनी थी, स्वर संधि बनी थी, स्वर का मेल स्वर से। व्यंजन का मेल किससे हुआ था, या तो स्वर से या तो व्यंजन से, तो बना था कौन सा संधि, व्यंजन संधि। अब विसर्ग का मेल किससे होगा, या तो स्वर से या तो व्यंजन से, तो कौन सी संधि बनेगी, विसर्ग संधि बन जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी किसी भी शब्द के लास्ट में, ठीक है, अंतिम वर्ण जो है वो विसर्ग हो और उस किसी भी दूसरे शब्द का पहला या आदि वर्ण जो हो वो क्या हो, या तो स्वर या तो व्यंजन, तो इन दोनों के मेल से जो संधि बनेगी वो आपकी कौन सी बनेगी, विसर्ग संधि बनेगी। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा तो क्या बन जाएगा, विसर्ग संधि बन जाएगा। नियम नंबर पहला देखिए इसका क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है आपका, प्रत्येक वर्ग का मतलब किसी भी वर्ग में से या तो तीसरा या तो चौथा या तो पांचवा वर्ण या तो अंतस्थ आ जा रहा है। ठीक है, अंतस्थ चार या अलावा। ठीक है, तो विसर्ग जो है ना, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ की क्या होती है, मात्रा। बस सिंपल सा है, फिर से समझिए। यदि विसर्ग है पहले शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द के आदि में, प्रारंभ में, या तो तीसरा वर्ण या तो चौथा वर्ण या तो पांचवा वर्ण है या फिर अंतस्थ है, तो आप देखेंगे कि जो विसर्ग है ना वो किस में बदल जाएगा, ओ में, और ओ की क्या लग जाएगी, वहाँ मात्रा लग जाएगी। जैसे सरह धन ज, विसर्ग के ठीक बाद आपको क्या मिल गया, ज, जो कि च वर्ग का है और तीसरा वर्ण है। ठीक है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा ओ में, बस क्या हो जाएगा, सरोज। मनः धनहर, विसर्ग के बाद ह मिल गया। ठीक है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, शब्द क्या हो गया, मनोहर। विसर्ग के बाद भ मिल गया, प फ ब भ, चौथा मिला ना, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, क्या हो जाएगा, मनोभाव। मना धन भाव मनोभाव। मना धन रंजन मिला ना, इसमें से अंतस्थ में से, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, तो क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। यही नियम नंबर पहला कहता है। ठीक है, नियम नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। नियम नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ये स्वर में से कोई वर्ण आ जाए, या तो हरस हो या तो दीर्घ या तो ऊ आ जाए, और बाद में क्या आ जाए, या तो स्वर या तो तीसरा चौथा वर्ण या तो अंतस्थ आ जाए। ठीक है, तो जो ये वर्ण है ना, विसर्ग है, ये किस में बदल जाएगा, आपका र में बदल जाएगा, आधे र में, और ये आधा र जो है वो रेफ र के रूप में परिवर्तित मिलेगा आपको। जैसे देखिए विसर्ग के ठीक बाद आपको क्या मिला, ज मिला। ठीक है, च छ ज तीसरा वर्ण, और विसर्ग के ठीक पहले क्या है, ई है ना, ह्रस्व ई। अब विसर्ग जो है ये बदलेगा किस में, आधे र में। ठीक है, और यही आधा र जो है वो किस रूप में रहेगा, रेफ र के रूप में। तो निह धन जन मिलके क्या हो गया, निर्जन। अगला देखिए, विसर्ग के ठीक बाद ब और विसर्ग के ठीक पहले क्या है, आधा न, निर्बल। ठीक है, विसर्ग बदल जाएगा किस में, र में, हो गया निर्बल। निह धन आशा क्या हो गया, निराशा। दुह धन गंध, दुर्गंध। आशीह धनवाद, आशीर्वाद। लिखने का सही तरीका याद रखिएगा, मोस्ट है ये एग्जाम में।
वर्तनी शुद्धि में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका किससे संबंधित नियम, ये था आपका नियम नंबर 2 विसर्ग संधि से संबंधित नियम। चलिए आगे चलते हैं नियम नंबर तीसरे की तरफ। नियम नंबर तीसरा क्या कह रहा है? नियम नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले क्या मिल जाए, कोई भी स्वर मिल जाए, और विसर्ग के बाद क्या मिल जाए, च छ स में से कुछ भी मिल जाए, तो विसर्ग को किस में बदल दीजिए, स में बदल दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए विसर्ग के ठीक पहले क्या मिला, स्वर, विसर्ग के ठीक बाद च, विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में, तो शब्द क्या हो जाएगा, निह धन चय मिलके निश्चय हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निश्चय। ठीक है, विसर्ग के ठीक पहले स्वर, विसर्ग के ठीक बाद छ, विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में, क्या हो गया, निह धन छल निश्चल, दुह धन चरित दुश्चरित, दुह धन शासन दुशासन हो गया। ठीक है, अगला देखिए नियम नंबर 4 क्या कह रहा है। नियम नंबर 4 कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ में से कोई वर्ण हो और विसर्ग के बाद क्या हो, क प फ ट ठ में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदलेगा। ठीक है, ये तालव्य श और ये कौन सा श, मूर्धन्य श। जैसे विसर्ग के ठीक पहले ह्रस्व ई, विसर्ग के ठीक बाद क्या है, क है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में, क्या हो जाएगा, निह धन कपट निष्कपट, धनु धन टंकार धनुष टंकार, निह धन फल निष्फल हो जाएगा। ओके, नियम नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। नियम नंबर 5 कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद आपको क्या मिले, क प त स में से कोई वर्ण मिले, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंती स हो जाएगा। जैसे नमः धन, विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपको क्या मिला, क, विसर्ग बदल जाएगा दंती स में, नमः धनकार नमस्कार, भा धनकर भास्कर सूर्य, नमः धनते नमस्ते। दिख रहा है ना। अगला और मोस्ट नियम, नियम नंबर 6 कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आ जाए और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, र आ जाए, तो विसर्ग को लोप करिए, हटाइए, और ई को करिए क्या, दीर्घ ई, और ऊ को करिए दीर्घ ऊ। बस यही नियम कह रहा है। जैसे देखिए निह धन रस लिखा है, निह धन रस, विसर्ग के ठीक पहले ई और विसर्ग के ठीक बाद र, विसर्ग को हटाइए, ह्रस्व ई जो है इसकी जगह दीर्घ ई, तो ये क्या हो गया, नी। ठीक है, और पीछे से रस जोड़ दीजिए, तो शब्द क्या बन गया, नीरस। ये शुद्धि अशुद्धि का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। दु धन राज, बस ह्रस्व ऊ को दीर्घ ऊ कर दीजिए, दुराज। निह धन रज, ह्रस्व ऊ को, ह्रस्व ई को दीर्घ ई कर दीजिए, नीरज हो जाएगा। निह धन रोग, ह्रस्व ई को दीर्घ ई कर दीजिए, निरोग हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नियम नंबर 7वां और लास्ट नियम कहता क्या है कि विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, कब, जब इस कंडीशन में लिखा मिले, प्रातः धन काल, प्रातः काल। ठीक है, प्रायः कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग हूबहू लिख दिया जाता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंतः धनकरण अंतःकरण, और अंतः धनपुर अंतःपुर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कुछ नियम जो कि आपने पूर्ण रूप से पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो आप इसका रिवीजन करिएगा एक बार, और दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और फिर से आपको समझाएंगे चीज़ों को। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक अगर भेजिए अच्छा लगा तो, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब भी कराइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।